मिशन स्टार्ट अगेन के तहत नागरिकों को खरीदारी पर छूट दी गई है। नागरिकों के साथ साथ दुकानदारों को भी समय समय पर सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी नियमों का पालन करने की अपील की गई है। दिवाली के पृष्ठभूमि पर शहर के बाजारों में खरीदारी के लिए नागरिकों की एक बड़ी भीड़ देखी जा रही है। बिना मास्क सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन देखने को भी मिल रहा है। ऐसे में नगर आयुक्त श्री राधा कृष्णन बी ने नगर निगम और पुलिस अधिकारियों की बैठक ली है। जो दुकानदार अथवा ग्राहक बिना मास्क पहने पाया जाएगा उस पर एवं दुकानदार पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, ऐसा संकेत आयुक्त ने दिया है। नमस्कार, मी राधाकृष्णन, मनपा आयुक्त नागपूर बोलतो। आता दिवाळीच्या सणाचा कालावधी जवळ आलेले, या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक व्यक्ती घरातून परचेस करायला बाजार वगैरे येतात। प्रत्येक बाजारामध्ये मोठ्या प्रमाणात गर्दी आपल्याला आढळते। याकरिता मी एक महत्त्वाचा संदेश देणं इच्छितो। जो प्रत्येक व्यक्ती घरातून बाहेर पडताना आवश्यक असेल तरच जावी आणि कमीत कमी लोक बाहेर पडावी। आणि खास करून आपल्याकडचं जे जुने बाजार आहे, बर्डी आहे, इतवारी आहे, सक्करदारा आहे, अशा प्रकारचा गांधीबाग आहे, अशी बाजारामध्ये वगैरे काही ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणे गर्दी आढळते। त्या ठिकाणी आपण आता प्रशासनाच्या वतीने आपण व्हेकल फ्री झोन करतो, ठराविक कालावधीमध्ये कंप्लीट पेडिस्ट्रियन झोन कन्वर्ट करतो। त्यामुळे तिथे जाताना प्रॉपर नियोजनपूर्वक जाणे अपेक्षित आहे। या व्यतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ती मास्क घातल्याशिवाय बाहेर पडू नये। मास्क वापरणे आपल्या स्वतःच्या सुरक्षा आणि दुसऱ्यांना पण सुरक्षा देण्यासाठी महत्त्वाचे आहे। आणि ज्या ठिकाणी खूप गर्दी आहे तिथे जाणे टाळावी। सोशल डिस्टन्सिंग आणि मास्क घालणे हे दोन्ही फार महत्त्वाचे आहे। आणि वैयक्तिक स्वच्छता, हँड वॉशिंग करणे सुद्धा इम्पॉर्टंट है। अभी ठंड में जैसे तैसे दस्तक ही दी है और लोगों को गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में अचानक ही सर्दी, छींके, खांसी, गले में खराश और हल्का बुखार जैसे लक्षणों वाले मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। नागपुर शहर में रात का औसत तापमान 20 से 25 डिग्री तक ही रहता है, लेकिन अभी भी यह 13 से 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। देर शाम से ही शहर में ठंडी हवाएं शुरू हो जाती है और तड़के तक चलती है। ऐसे में लोग स्वेटर और जैकेट पहनने पर मजबूर हो गए हैं। कोरोना के संक्रमण काल से गुजर रहे शहर को लगातार पॉजिटिव मिल रहे मरीजों से अभी थोड़ी राहत ही मिली थी कि बदले हुए मौसम ने दोबारा परेशान करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। विधान परिषद के लिए 1 दिसंबर को होने जा रहे नागपुर के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा की ओर से महापौर संदीप जोशी के नाम की घोषणा होने से अब चुनाव रोचक होने के आसार है। वर्तमान विधायक अनिल सोले का टिकट काटकर उनके स्थान पर जोशी को टिकट देकर भाजपा ने नया दांव खेला है। राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए, क्योंकि भाजपा के लिए यह सीट जीतना आसान होने से इस तरह का निर्णय लिए जाने की जानकारी सूत्रों ने दी। वहीं कांग्रेस में अभी भी खींचातानी मची हुई है। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभिजीत वंजारी प्रबल दावेदार है। इसी तरह पार्टी के अलावा कुछ शिक्षक संगठनों का साथ होने से जोशी और वंजारी के बीच मुकाबला कड़ा होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। अखिल भारतीय किसान संगठन ने आज किसानों की फसल बर्बादी को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर के सामने धरना दिया। उन्होंने गडकरी के माध्यम से केंद्र से अनुरोध किया है कि भारी बारिश के कारण किसान परेशान है। राज्य सरकार ने 10,000 करोड़ का पैकेज देकर किसानों की जरूरत को पूरा नहीं किया। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार किसान कानूनों को निरस्त करे जो किसानों के हित का नहीं है, और केंद्र सरकार उन्हें प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपए का मुआवजा दे। अगर कायदे पारित करते हो तो किसानों की जरूरत भी पूरी करे। ऐसा फरमान उन्होंने मोदी सरकार को अपनी प्रेस वार्ता से कहा है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। आम्ही देशातले जे काही टॉपचे मंत्री आहेत ते आपल्या विदर्भातले गडकरी साहेब आहेत। गडकरी साहेबांचं मोदी सरकारमध्ये वजन आहे। गडकरी साहेबांच्या शब्दाला मोदी साहेबांकडे वजन आहे। म्हणून गडकरी साहेबांना आम्ही विनंती करतो आहे की महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात शेती पिकांचं नुकसान झालेलं आहे। राज्य सरकारने जी 10,000 कोटीची मदत दिली ही अत्यंत चोपडी आहे आणि त्यातले फक्त 5,000 कोटी शेतकऱ्यांच्या वाट्याला येणार आहे आणि त्यातही 2 हेक्टरची मर्यादा राज्य सरकारने घातलेली आहे।
त्याच्यामुळे राज्य सरकारनं ही भिकाऱ्यासारखी मदत आमच्या याच्यावर टाकलेली तुकडा भिकेचा, परंतु केंद्राने सुद्धा मदत केली पाहिजे, मोठं मन केलं पाहिजे. म्हणून गडकरी साहेबांना आम्ही विनंती करतो की तुम्ही मोदी साहेबांना सांगा आणि महाराष्ट्रामध्ये शेतकरी अडचणीत आहे, सरकार कुणाचं जरी असलं तरी महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांनी तुम्हाला मतं दिलेली आहे, हे गडकरी साहेबांना सांगून मोदी साहेबांना आम्ही विनंती म्हणजे त्यांच्या माध्यमातून विनंती करणार आहोत. दुसरी मागणी, CCIचे कापूस खरेदी केंद्र अजून सुरू झालेलं नाही आहे. दिवाळीनंतर जरी सुरू झाले तर कापूस हा व्यापाऱ्यांच्या घरामध्ये जाईल आणि व्यापारी त्या केंद्रावर कापूस आणतील आणि शेतकऱ्याचा त्या ठिकाणी तोटा होईल. ही सुद्धा आमची मागणी आहे. केंद्रानं जे कृषी विधेयक आणलं, हे कृषी विधेयक शेतकऱ्यांना आत्महत्येच्या दारात उभं करणार आहे. त्यामधून शेतकऱ्यांना काही फायदा होणार नाही. म्हणून हे कृषी विधेयक रद्द करा. आणि इन्शुरन्स कंपन्यांचा आणि केंद्र सरकारचं साठवणूक आहे, इन्शुरन्स कंपन्यांना मिटिंग घेऊन त्या ठिकाणी त्यांच्या पाठीमागे लागून आम्हाला क्रॉप इन्शुरन्स दिला पाहिजे, ही सुद्धा आमची मागणी. दुसरी एक अत्यंत महत्त्वाची मागणी विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या दृष्टीने, सोयाबीनचे जे भाव आहेत हे स्थिर करण्यासाठी 6,000 रुपये केंद्र सरकारनं धोरण आखलं पाहिजे. कारण ऊसाला FRP मिळण्यासाठी जर साखरेचे दर स्थिर करण्यासाठी केंद्र सरकार धोरण आखतं, तर सोयाबीनचे भाव 6,000 रुपये प्रति क्विंटल स्थिर करण्यासाठी केंद्र सरकारनं आयात निर्यातीच्या धोरणामध्ये बदल केला आहे. मिल प्रशासन द्वारा पुलगांव कॉटन मिल की 23 एकड़ भूमि को बेचने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे 3 टुकड़ों में भूमि को विभाजित किया है. ऐसा गंभीर आरोप राष्ट्रीय मजदूर कामगार यूनियन के अध्यक्ष रामेश्वर वाघ ने लगाया है. मिल को हस्तांतरण के समय 23 एकड़ भूमि जो औद्योगिक थी वह भी दी गई थी, लेकिन 12 अक्टूबर 2017 को वर्धा के तत्कालीन उप विभागीय अधिकारियों की मदद से इसे 3 टुकड़ों में बेचने का प्रयास किया जा रहा है. यह संबंधित अनुरोध नेशनल मिल वर्कर्स यूनियन इंटेक द्वारा वर्धा के कलेक्टर को दिया गया है. सामे मजदूर संघ के अध्यक्ष रामेश्वर वाघ, पूर्व अध्यक्ष पुंडलिक पांडे और महासचिव रमेश सावरकर उपस्थित थे. और अभी ऐसा मालूम पड़ा कि इस मिल की जो जगह है, मिल प्रीमाइसेस जो है वो 23.62 एकड़ में है, जिसके इन्होंने टुकड़े बनाकर ये 3 टुकड़ों में ये मिल को बांटा जा रहा है, जिसका राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ ने बाला साहब, थोराट साहब जो महसूल मंत्री है और जिलाधिकारी साहब को निवेदन देकर विरोध किया. ये विभाजन जो है, ये विभाजन पुलगांव शहर को उद्ध्वस्त करने वाला है, किसान, मजदूर और सामान्य लोगों पर अन्याय करने वाला है, क्योंकि इसी मिल के भरोसे इस शहर की अर्थव्यवस्था आधारित है और ये मिल चलनी चाहिए. पूरी ताकत के साथ में इसका विस्तार होना चाहिए, विकास होना चाहिए. उसके लिए ये जगह का होना बहुत जरूरी है. अब ये दिवालिया होने के बाद में ये मिल पर जो लिया गया कर्जा है बैंकों का, वो भी डुबो दिया जाएगा और छोटे मोटे व्यापारियों का देनदारी जो है वो भी डुबो दिए जाएंगी. मजदूरों का देनदारी है वो भी डुबाने का इनका प्रयत्न है. इसको हमारा सख्त विरोध है. हम इसके खिलाफ में जो है सुप्रीम कोर्ट तक आखिरी लड़ाई लड़ेंगे. बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और एनडीए 125 सीटों पर जीत के साथ पूर्ण बहुमत हासिल करने में कामयाब रही, जबकि महागठबंधन 110 सीट ही जीत पाई. एनडीए की जीत के सबसे बड़े नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और मोदी मैजिक ने तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का सपना तोड़ दिया. चुनाव में बीजेपी ने 74 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि जेडीयू को 43 सीटें मिली और आरजेडी ने 75 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन उसकी सहयोगी कांग्रेस 19 सीटों पर ही सिमट कर रह गई. बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर मोदी मैजिक ने काम किया. 15 साल से लगातार बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है. ऐसे में जनता को सरकार से जो थोड़ी बहुत नाराजगी थी, उसे भी ब्रांड मोदी ने खत्म कर दिया. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ज्येष्ठ नेता, महाराष्ट्र राज्य के गृह मंत्री माननीय अनिल देशमुख साहब और नागपुर जिला परिषद सदस्य माननीय सलिल दादा देशमुख, इनके आदेश अनुसार राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस मध्य नागपुर की ओर से मध्य नागपुर अध्यक्ष अनिल बोकड़ी के नेतृत्व में नाइक तालाब बांग्लादेश प्रभाग क्रमांक 20 में आने वाले नाइक तालाब में मुफ्त नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया. इस शिविर में भारी संख्या में लोगों ने आकर अपनी आंखों की जांच कर शिविर का लाभ उठाया. इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस नागपुर जिला अध्यक्ष श्री शैलेंद्र तिवारी, सामाजिक न्याय विभाग शहर अध्यक्ष श्री महेंद्र भांगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मध्य नागपुर अध्यक्ष श्री मिलिंद मानपुरे और भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे. गोपाल नगर में मंगलवार दोपहर के समय गाली गलौज का विरोध करने पर 2 युवकों ने अनिल रामराव जी पालकर को तलवार से छाती पेट पर वार करके जान से मार दिया.
आरोपी संतोष इतलाल शाहू गोपाल नगर निवासी बताया गया है और दूसरा आरोपी चंदन नायर राणा प्रताप नगर का निवासी है। फिरियादी जुबेर वल्द इस्माइल खान निवास संघर्ष नगर नागपुर, इनकी शिकायत पर प्रताप नगर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आगे की कार्यवाही पुलिस कर रही है। ते महेश जे आहेत अनिल पालकर हे काल दारूच्या नशेमध्ये त्या महिलेला काहीतरी शिवीगाळ करत होते, तेव्हा हे बेकरीमध्ये काम करणारा चंदन नायर यांनी कशाला क्यों महिला लेडीजवर क्यों गाली देत आहे असा विचार केला। ते दोघांमध्ये भांडण सुरू झालं त्याच पिरियडमध्ये आणि हा बाजूलाच राहणारा किराणा दुकानाचा संतोष शाहू हाही तिथे आला आणि पुन्हा हा दोघांना पण शिवीगाळ करू लागला। मग त्या रागाच्या भरात त्यांनी हातावकीने मारले आणि ते संतोष शाहूला जास्तच राग आला, त्यांनी ते दुकानात छोटं चाकून पटकन त्याच्या अंगावर 2-4 वार केले। त्यात तो जागीच पडला आणि नंतर हे लोक निघून गेले आणि त्याचे घरचे आणि आमचे बीट मार्शल पोहोचले, त्याला हॉस्पिटलला नेले। डॉक्टरांनी त्याला मयत घोषित केलं। त्यानुसार आम्ही 302-34 भादवी असं या कलमाखाली गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकारों के नवनिर्वाचित कार्यकारी को आज विधानसभा अध्यक्ष श्री नाना पटोले द्वारा फूलों के गुलदस्ते के साथ विधान भवन में सम्मानित किया गया। श्री पटोले ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के साथ अनौपचारिक रूप से बातचीत की और भविष्य में संगठन मजबूत होने की उम्मीद जताई। प्रसार माध्यम के अध्यक्ष श्री जगदाले ने मांग की कि टीवी पत्रकारों और कैमरामैन को आपातकालीन सेवाओं में कर्मचारियों के साथ यात्रा करने की अनुमति दी जाए और कोरोना संक्रमण के मामलों में पत्रकारों को निजी और सरकारी अस्पतालों में अतिरिक्त बेड उपलब्ध कराए। इस अवसर पर भारी संख्या में मीडिया कर्मी मौजूद थे। अमरावती से लगभग 100 किलोमीटर दूर चिकलदरा तहसील माखला गांव में आदिवासियों की बस्ती है। हर साल की तरह इस साल भी मुंबई के व्यवसायी श्री संतोष कुमार झुंझुनवाला ने दीपावली के अवसर पर 500 से अधिक साड़ियाँ, 1000 कंबल, तौलिया, इसके साथ मिठाइयों का वितरण करके आदिवासी बंधुओं का आनंद 2 गुना कर दिया। मेलघाट में पारंपरिक तरीके से दिवाली मनाई जाती है। इस महीने की शुरुआत में हर कोई त्योहारों की तैयारियों में व्यस्त है। बुराई को दूर करने के लिए आदिवासी अग्नि पूजा करते हैं, जिसमें सभी मवेशी, गाय, बैलों, भैंसों और बकरियों को धान के पुआल के साथ समुदाय द्वारा जलाए गए अग्नि के बीच से निकाला जाता है। इस अवसर पर नागरवाड़ी आश्रमशाला और मूर्तिजापुर गौरक्षण के मान्यवर श्री बापू साहिब देशमुख और श्री किशोर चौधरी उपस्थित थे।